नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के और 101% सफलता प्राप्त कराने के लिए। तो आप सभी यहां पर आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता देते हैं कि जैक की तरफ से यह स्पष्ट घोषणा कर दिया गया है कि आपकी एग्जाम मई में होगी और आपका जो एग्जाम होगा वह पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों पर होगा। और आप लोग यहाँ पर बहुत से ऐसे नोट्स को परचेज किए हैं जो आपको एक्सरसाइज वाइज पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न का नोट्स नहीं है। तो यदि आप 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और कम पढ़ करके अधिक सफलता लेना चाहते हैं तो वो आपका टेक्स्ट बुक है। यदि आप टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाते हैं तो हमारे चैनल पर ओनली फॉर टेक्स्ट बुक पर आधारित जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स यहाँ पर बनाया गया है जो कि आपको जैक मॉडल पर आधारित होगा और आपके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज वाइज नोट्स एनसीईआरटी पीडीएफ आपको मिलेगा। और यहाँ पर साथ में तैयारी भी कर सकते हैं आप। तो अभी आपको मेगा ऑफर दिया जा रहा है 501 रुपये वाले कोर्स से सिर्फ और सिर्फ 351 रुपये में परचेज आप कर सकते हैं। और यहाँ पर मई जून जब तक परीक्षा होती है तब तक आप पढ़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल हम यहाँ पर नोट्स को ही परचेज करें तो आप नोट्स ले सकते हैं। प्रत्येक विषय का नोट्स आपको 29 रुपये में होली के शुभ अवसर तक दिया जा रहा है। तो आप 29 रुपये में लेकर के किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स और पीडीएफ पढ़ सकते हैं। और पूरी क्लासेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 350 रुपये में पूरी क्लासेज को आप ज्वाइन करके मई तक के लिए पढ़ सकते हैं। और यह केवल जो है आपको जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न है जिसमें किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, एक्स्ट्रा केवल पाठ्यक्रम पर। तो आप सभी अवश्य देख लें। किसका पद सर्वोच्च होता है? भारत में जो है सबसे सर्वोच्च पद कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं? अभी तक झारखंड के एग्जाम में यह 10 बार प्रश्न आ चुका है। जो भी एग्जाम में जाइएगा उसमें जीके के अंतर्गत ये प्रश्न बार बार आ रहा है। तो हम वैसे ही प्रश्नों को आपको समावेश भी कर रहे हैं और आपको यह बताने का भी कोशिश कर रहे हैं कि टेक्स्ट बुक से कितना प्रश्न आ रहा है। तो भारत में किसका पद सर्वोच्च होता है? तो राष्ट्रपति का पद जो होता है सर्वोच्च होता है। अगला है, राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या कोई नहीं? तो राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 5 वर्षों के लिए होता है। और अब तक झारखंड के एग्जाम में 10 बार पूछ दिया गया है। जेएसएससी कंडक्ट जितना भी एग्जाम कर रही है उसमें पूछा जा रहा है। तो इस तरह से झारखंड में आपकी भी परीक्षा है और आपके भी यहाँ से प्रश्न भिड़ने वाले हैं। सारे नोट्स और पीडीएफ को परचेज करते चलिए, देखते चलिए। आपकी आकलन परीक्षा, आपकी जेटेट परीक्षा, आपकी सहायक आचार्य परीक्षा यहाँ से 101% निकल जाएगी। भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या कोई नहीं? तो भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? तो देखिए, ये जो अनुच्छेद शामिल है आपको भाषण तथा अभिव्यक्ति की, वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। किस में है? अनुच्छेद 19 में। ये भी प्रश्न आया हुआ है। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 25 से 28 तक, अनुच्छेद 30 तक, अनुच्छेद 24 तक। तो यहाँ पर देखिए, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है वो आपका अनुच्छेद जो है 25 से लेकर के 28 तक में दिया गया है। और यह भी प्रश्न आपका जेएसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी, जेसीईआरटी जो भी है आपका टेक्स्ट बुक उसी से निकल के आ रहा है। इसलिए आप सभी इस टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स यदि एक बार देख जाइएगा तो आपको यहाँ पर 101% सफलता मिलने वाला है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या 28 अक्टूबर? तो देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितने अक्टूबर को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? 101 बार प्रश्न आया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नहीं? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वो आपके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 101 बार आया है। और आपका क्लास 8 का एक्सरसाइज 2 में यह प्रश्न दिया हुआ है। बताइए कि एनसीईआरटी को लोग नहीं देखते हैं और बदनाम करते हैं कहाँ से प्रश्न आता है। सारा प्रश्न टेक्स्ट बुक से आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा है। बस टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिए। जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो यहाँ हमारे साथ जुड़िए, सारे प्रश्न का निचोड़ हम निकाल के आपको दे रहे हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा,
भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या कोई नहीं। तो भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है? बहुत ही बार, और ये जेटेट में 2 बार आया है, दोनों बार जेटेट में आया कि भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। देशी रियासतों का एकीकरण के कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। 560 देशी रियासतों के एकीकरण में किसने भाग लिया? देखिए, देशी रियासतों का एकीकरण में किसने भाग लिया? आ गया वो प्रश्न। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या कोई नहीं। तो यही वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो देशी रियासतों का एकीकरण किया। इसी एकीकरण के कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, ये प्रश्न बार बार आ गया है, भारत का बिस्मार्क, तो आप भी याद रख लीजिएगा, शायद हो सके कि इस परीक्षा में भी आपको आ जाए। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ नोट्स आपको दे दिए हैं, इसी के लिए आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 2014 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 560 देशी रियासतों का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस भारत में किस प्रकार चुनाव होता है? ठीक है, भारत में किस प्रकार चुनाव होता है यहाँ पर? ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चुनाव, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चुनाव, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो सभी को जानते हैं भारत में जो होता है, जो चुनाव की प्रक्रिया है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है, यानी कोई भी व्यक्ति सामने खड़ा होकर के उसको डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, बल्कि जनता जो है यहाँ मतदान करती है, जिस समय कोई भी उम्मीदवार नहीं होता है और उसको यहाँ पर मत डाला जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो है वहाँ पर प्रत्यक्ष जो होता है, यानी व्यक्ति सामने खड़ा होता है और उसके सामने ही चुनाव होते हैं और हाथ खड़ा किया जाता है, उसके आधार पर चयन होता है। ठीक है, तो ये होते हैं प्रत्यक्ष। लेकिन भारत में वोटिंग सिस्टम है, मतदान डाला जाता है, जिसमें व्यक्ति के सामने नहीं चुनाव किया जाता है, बल्कि विवेक से वो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी वहाँ पर खड़ा नहीं होता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चुनाव पद्धति जो है यहाँ पर भारत में चलता है। ठीक है, अगला यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चलिए, नोट्स के लिए हो गया। तो नोट्स देखिए, आप लोग खरीदने में कोई भी कोताही नहीं करेंगे, क्योंकि यही जो नोट्स है आपको सफलता दिलाने जा रही है, और बाकी नोट्स से आपको सफलता नहीं मिल रही है। यदि सिर्फ आप किताब से भी प्रैक्टिस सेट लेकर के पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आप सारे टेक्स्ट बुक यानी पाठ्यक्रम पर आधारित सारे नोट्स को जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ से आपको 101% सफलता मिलने जा रही है। तो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा होगा स्विट्जरलैंड में किस प्रकार चुनाव होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, दोनों, या कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि जो स्विट्जरलैंड भारत में जो होता है वो कौन सी चुनाव पद्धति है? अप्रत्यक्ष रूप से होती है। लेकिन स्विट्जरलैंड ऐसा यहाँ पर जगह है जहाँ पर जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी जिसको भी उम्मीदवार रहते हैं वो सामने खड़े होते हैं और जनता नीचे जो प्रजा होती है वो हाथ खड़ा करके उनका चुनाव करते हैं। जिसके तरफ वोटिंग हाथ ज़्यादा खड़ा होता है वो यहाँ पर चुनाव को जीतते हैं। तो जो सामने अगर चुनाव का वोटिंग होता है तो उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, और जो सामने नहीं व्यक्ति के चुनाव होता है उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है प्रत्यक्ष चुनाव में जनता अपने सामने सीधे खड़े होकर शासक को चुनती है। मध्याह्न भोजन योजना भारत में किसके सहयोग से संचालित है? मध्याह्न भोजन योजना भारत में किसके सहयोग से संचालित है? यह प्रश्न अब तक 101 बार पूछ दिया गया है, यानी आपके झारखंड में ही जो जेटेट है उसमें भी आए हुए थे और इधर एग्जाम में भी आपका आया हुआ है, बाकी बिहार टेट में भी पूछा गया। ठीक है, और बिहार आकलन में भी पूछा गया है कि मध्याह्न भोजन योजना जो है भारत में किसके सहयोग से संचालित हो रही है? केंद्र सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से, केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मध्याह्न भोजन योजना जो है वो 2 प्रकार से संचालित हो रही है। वो केंद्र और राज्य दोनों की योजना है। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों की प्रायोजित योजना है मध्याह्न भोजन योजना। न केवल केंद्र का है न केवल राज्य का है, बल्कि दोनों के मध्यस्थता से यह संचालित हो रही है। मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? ठीक है, देखिए यही प्रश्न जो है आपको आप देखिएगा तो जेटेट 2016 में आया था। अब आप यहाँ पर बताइए, ये प्रश्न जेटेट 2016 में आया और बहुत लोगों ने गलती किया था इस प्रश्न को, और ये कहाँ से मिल रहा है? तो आपको देखिए क्लास 7 एक्सरसाइज 1। ठीक है, इसी से मिल रहा है ना आपको। हमने यहाँ पर तो लिख दिया है कि किस एक्सरसाइज से है, आप जाकर के किताब भी मिला लीजिएगा। तो मध्याह्न भोजन योजना जो भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तमिलनाडु,
छत्तीसगढ़, झारखंड या केरल। ठीक है, तो देखिए मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना जो है सर्वप्रथम भारत के तमिलनाडु राज्य में लागू किया गया था। किसमें किया गया था? तमिलनाडु राज्य में लागू किया गया था। तो इस तरह से आप देखिएगा तो जेटेट में भी आपको यहीं से पूछा जाता है और आपको सारे नोट्स यहीं से पढ़ना है। ठीक है, यहीं से पढ़ करके आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। आगे देखिएगा यहाँ पर मध्याह्न भोजन योजना किस उद्देश्य से लागू किया गया था? आखिर जो मिड डे मील है, जो मध्याह्न भोजन योजना जो हम लोग के स्कूलों में चलाई जा रही है, आखिर उसका उद्देश्य क्या था? क्यों मध्याह्न भोजन योजना लागू किया गया था? तो है बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए, बी में है बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए, सी में है बच्चों का पोषण स्तर में सुधार करने के लिए, और डी में है सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सभी हो जाएगा, क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना लागू करने का सिर्फ एक मकसद नहीं था, विभिन्न उद्देश्यों से मध्याह्न भोजन योजना को लागू किया गया है। तो सबसे पहला तो मध्याह्न भोजन का सबसे पहला और मुख्य उद्देश्य था बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे जो नहीं ठहरते थे, तो जब मध्याह्न भोजन योजना लागू हुई तो बच्चों को नामांकन बढ़ने लगा। सरकारी विद्यालय में बच्चों का नामांकन क्या हुआ? बढ़ा। ठीक है, दूसरा क्या है? बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? अब मध्याह्न भोजन योजना जब आ गई तो बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ने लगी। और तीसरा बच्चों का पोषण स्तर, यानी अब देखिएगा तो अभी जो आपका मिड डे मील में बहुत ज़्यादा सुधार किया जा रहा है। आपको हर दिन यहाँ पर अंडा देने की बात कही जा रही है, फल देने की बात कही। इससे क्या हो रहा है? तो इससे बच्चों को, जो यहाँ पर जो गरीब तबके के बच्चे हैं जिनको शरीर में पोषण स्तर नहीं मिल पाता है, पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता, उसके लिए उनका जो है स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहे, तो बच्चों का पोषण स्तर में बढ़ावा देने के लिए भी ये चलाया जा रहा है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा ना। चलिए अगला है, मध्याह्न भोजन योजना पूरे देश में कब से लागू किया गया है? पूरे देश में, जैसे सर्वप्रथम तो किया गया, लेकिन जब यह सफल हुआ और यह सभी जो है आपका जो उद्देश्य है पूरा होने लगा, तो इसको फिर पूरे देश में ना, भारत के पूरे जितने राज्य हैं सभी में लागू किया गया। वो कब से किया गया बताना है आपको। 2000 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए ये जो मिड डे मील योजना जो है, मध्याह्न भोजन योजना जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया। ये कब से कर दिया गया? तो वह ईस्वी सन जो है आपका 2001 ईस्वी में पूरे सन में। और ये भी आपको देखिएगा तो जेटेट में 2013 में पूछ दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये क्लास 7 का जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको बार बार टचिंग हो रहा है। तो आप सभी को यहाँ का नोट्स लेना नहीं भूलिएगा, और पीडीएफ नोट्स जितना है सब आपको यहाँ पर बनाया हुआ मिल रहा है, वो भी वो चीप रेट पर, जो आपको प्रथम बार वीडियो में बता दिया गया। आप वहाँ से जा करके फ़ोन नंबर ले करके आप जरूर तुरंत भर में फ़ोन करके नोट्स सारा ले लेंगे और सभी को तैयारी कर लीजिएगा नागरिक शास्त्र। ठीक है, और ये पर्यावरण के अंतर्गत भी आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का प्रावधान है? ठीक है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद में समानता जो है अनुच्छेद 15 में प्रावधान है। यानी अनुच्छेद 15 में आपको बताया गया है कि यहाँ पर समानता के आधार पर, यानी किसी को जो है भेदभाव नहीं करना है, जाति, धर्म, वर्ण, लिंग भेद के आधार पर यहाँ पर समानता दिया गया है ना। अमेरिकी गांधी किसको कहा जाता है? आपको बताना, अमेरिकी गांधी किसको कहा जाता है? ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, डॉक्टर चर्चिल, डॉक्टर किंगकोर किंग, डॉक्टर परवीन लूथर किंग, किसको कहा जाता है? अमेरिका गांधी आपको बताना। ठीक है, तो अमेरिका गांधी के नाम से किसको जाना जाता है आपको बताना है। डॉक्टर मार्टिन लूथर, डॉक्टर चर्चिल, डॉक्टर किंगकोर किंग या डॉक्टर परवीन लूथर। देखिए यहाँ पर अमेरिका के जो गांधी हैं उनको डॉक्टर मार्टिन लूथर, ठीक है, डॉक्टर मार्टिन लूथर को कहा जाता है अमेरिका का गांधी। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसके लिए नोट्स दिया गया है कि 1964 ईस्वी में विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1964 ईस्वी में विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को, या किसी को नहीं। तो देखिए 1964 में विश्व शांति के लिए भी सबसे कम उम्र के लिए जो नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था वो थे अमेरिकन गांधी, और उनका नाम है आपको डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को ही सम्मानित किया गया था। नागरिक अधिकार अधिनियम कब बना? 1964 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1950 ईस्वी या 1945 ईस्वी? नागरिक अधिकार अधिनियम कानून कब बनाया गया? ठीक है, तो नागरिक अधिकार अधिनियम कानून जो है वो आपका 1964 ईस्वी में बना। किसमें बना? आपको 1964 ईस्वी में। जो नागरिक, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? जिस समय बच्चा जब रहता है तो उसके दूध के दांत होते हैं, तो उसके दूध के दांतों की संख्या
होती कितनी है आपको बताना है, 15, 20, 25 या 32। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दूध के दांतों की संख्या बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, 1001 बार प्रश्न आ गया है दूध के दांत की संख्या, इसलिए आप लोग भी याद रखिएगा दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है दूध के दांतों की संख्या जो माना गया है। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 22 होती है, 32 होती है, 28 होती है। कितनी होती है अस्थाई दांत की संख्या? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो हमारे यहाँ अस्थाई दांत होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। आपका भी राइट आंसर आ रहा होगा। चलिए, जिससे आंसर आते जा रहा है और आप इस तरह का प्रश्न देख रहे हैं, सब प्रश्न आपको किसी प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ आपको एनसीईआरटी का जो नोट्स है वही मिलने वाला है। तो एनसीईआरटी का नोट्स तो पढ़ना कोई भी कभी भी नहीं भूलिएगा। सब कोई नोट्स यहाँ परचेज करके डेली के लिए जुड़ जाइएगा, क्योंकि परीक्षा में भी समय है, आप जुड़ करके बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन काल में दांत कितनी बार निकलता है? 1 बार, 2 बार, अनंत बार या कोई नहीं? ठीक है, तो मनुष्य के जीवन काल में दांत जो होता है कितने बार निकलता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या अनंत बार? कोई बार नहीं, ठीक है, बहुत बार। तो देखिए, मनुष्य का जैसे एक तो होता है दूध का दांत, पहली बार निकलता है और फिर ये दूध का दांत टूट जाता है। दूध का दांत टूटता है और जब दूध का दांत टूटता है तो एक दूसरी बार दांत निकलता है और यही 2 बार निकलता है। इसके बाद यदि दांत टूटता है तो दांत को लगवाना पड़ता है या उसका इलाज करवाना पड़ता है ना। तो मनुष्य के जीवन काल में दांत कितनी बार निकलता है? सिर्फ और सिर्फ 2 बार निकलता है। ठीक है, कितनी बार निकलता है? सिर्फ और सिर्फ 2 बार निकलता है। जीभ का मुख्य कार्य क्या है? आपको बताना है कि हमारा जो जीभ हम मिला हुआ है, टंग मिला हुआ है, उसका मुख्य कार्य क्या है? ये भी आपको जो है यहाँ पर जेटेट में पूछा गया था, समझे? तो देखिए, यहीं से प्रश्न छपा हुआ था आपका, ये एक्सरसाइज का 7 का एनसीईआरटी का विज्ञान का। ठीक है, तो ये सभी छपा हुआ था। तो जीभ का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को लार से मिलाना, निगलने में सहायता करना, बोलने में सहायता करना या सभी। तो देखिए, जीभ का मुख्य कार्य तो पहला दिया है भोजन को लार से मिलाना, ये तो होता ही है। जैसे ही हम मुख में भोजन को डालते हैं तो ये अपने लाला ग्रंथि या लार के साथ मिला करके भोजन का पाचन शुरू कर देता है, ये काम होता है, आप लोग सभी जानते हैं। अगला है निगलने में सहायता करना। ठीक है, जीभ क्या करता है? तो हम जो भोज्य पदार्थ देते हैं उसको चबा चबा करके और उसको छोटा भाग में बना करके लारा ग्रंथियां उत्पन्न करता है और उसको जठर रग की तरफ से अंदर की ओर डालता है, यानी निगलने में भी सहायता करती है। ये भी बिल्कुल सही है। अगला बोलने में सहायता करता है। अगर आपका जीभ नहीं है तो आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये बोलने में भी सहायता करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है? पलक पदार्थ का रस, जठर रस, पिठर रस या कोई नहीं? ठीक है, हमारा जो अमाशय है उसमें कौन सा रस स्रावित होता है? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया आपको, बहुत ही एमवीवीआई है, लगभग सब जगह पूछ दिया जाता है। तो अमाशय में जो होता है वो जठर रस होता है। कौन सा रस होता है? जठर रस होता है, जो भोजन को क्या करता है? पचने में सहायक करता है। तो अमाशय में जठर रस पाया जाता है। अब है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी प्रश्न अब तक के प्रश्न में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1001 बार आया हुआ है। और आपको हम बता दें, ये आपको यूपी टेट, उड़ीसा, जेटेट सब में पूछा गया है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या कोई नहीं? ठीक है, तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब आप लोगों को पता चल गया होगा। अमाशय में जो भोजन पाचन के लिए होता है उसमें जो है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl कहते हैं, ये पाया जाता है। ठीक है, तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। एकदम दिमाग बना लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बार बार आपका आता है। ठीक है, अमाशय का आंतरिक सतह किस झिल्ली का बना होता है? अमाशय का आंतरिक सतह जो है किस झिल्ली का बना होता है, आपको बताना है। ठीक है, अमाशय का आंतरिक सतह किस झिल्ली का बना होता है? पिट्टर झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली, पिट्यूटर झिल्ली या कोई नहीं? ठीक है, तो अमाशय का आंतरिक सतह किस झिल्ली का बना होता है? पिट्टर झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली, पिट्यूटर झिल्ली या कोई नहीं? तो देखिए, पिट्टर, अमाशय का जो आंतरिक सतह होता है वो श्लेष्मा झिल्ली का बना हुआ रहता है। किस झिल्ली का बना हुआ रहता है? श्लेष्मा झिल्ली का बना हुआ रहता है आपका। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है, आपको बताना है। ठीक है, 7.5 मीटर, 5.2 मीटर, 4.3 मीटर या 6.4 मीटर। देखिए, ये प्रश्न बहुत बार नहीं आए हैं, लेकिन 2-4 बार आए हैं। तो इसका आंसर है 7.5 मीटर। यकृत के संबंध में क्या सही है, आपको बताना है। जो हमारा यकृत है उसके संबंध में क्या सही है, आपको बताना है। ठीक है, तो अगला है यहाँ पर देखिएगा, यह लाल भूरे रंग की होती है। यकृत जो होता है, जो वो लाल भूरे रंग की होती है। यह उदर के दाहिनी ओर अवस्थित होता है,
ना। उसके बाद होता है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो यह लाल भूरे रंग की होती है, यह बिल्कुल सही है। यह उदर के दाहिनी ओर स्थित होता है यकृत, ये भी सही है। और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी सही है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, लार्वा ग्रंथि या कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो आती है वो आपको ग्रंथि में अगर पूछेगा तो वो यकृत होता है। क्या होता है? वो यकृत ग्रंथि ही होता है, ठीक है। अगला है भोजन का वह भाग जिसका पाचन छोटी आंत में नहीं हो पाता है उससे भेजा जाता है ना। भोजन का वह भाग जिसका पाचन छोटी आंत में नहीं हो पाता है उससे भेजा जाता है बड़ी आंत में, छोटी आंत में, यकृत ग्रंथि में, कोई नहीं, ठीक है। तो जब भोजन का छोटी आंत में जो नहीं हो पाता है वो उसको कहाँ हम लोग भेजते हैं? तो उसको जो है हम लोग बड़ी आंत में भेजते हैं। कहाँ पर भेजते हैं? बड़ी आंत में भेजा जाता है। जीभ में स्वाद पहचानने के लिए होती है। हम लोग स्वाद जो पहचानते हैं वो किससे? जीभ से पहचानते हैं, ठीक है। तो जीभ में स्वाद पहचानने के लिए क्या होता है? जठर रस होता है, पीत रस होता है, स्वाद कलिकाएँ होती है या कोई नहीं होता है, ठीक है। तो जीभ में जो होता है वो हमारा क्या होता है? तो आपको स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है जिसके आधार पर विभिन्न स्थानों पर यदि आप जोची लेते हैं तो विभिन्न प्रकार के स्वाद जो है प्राप्त होते हैं। तो स्वाद कलिकाएँ हमारे जीभ में पाई जाती है। खाद्य पदार्थों का परीक्षण जो यहाँ पर दे रहा है अगला, खाद्य पदार्थों का पाचन होता है। खाद्य पदार्थों का पाचन होता है, ये नहीं है, आगे आप देखेंगे यहाँ पर अगला है आपका खाद्य पदार्थों का पाचन होता है। चलिए यही है जीभ में स्वाद पचाने के लिए। अगला है खाद्य पदार्थों का पाचन होता है बड़ी आंत, छोटी आंत, स्वांगीकरण या स्थायीकरण, ठीक है। तो खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसका पाचन जो होता है वो कहाँ होता है? तो पाचन जो होता है आपको छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है पाचन? छोटी आंत में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, कितने वर्ष के नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त है? अब हम आपको बता दें यह प्रश्न आप जो देख रहे हैं ये तो आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, लेकिन यहाँ पर अब झारखंड में इसलिए उसको लिखा जाता है जेसीईआरटी, लेकिन एनसीईआरटी ही इसको माना जाता है। अब देखिएगा तो कितने वर्ष के नागरिक हो, तो ये यूपी टेट में अब तक 10 बार आया है दोस्तों, और बिहार टेट में 5 बार आया है, और यहाँ पर आपको बता दें तो झारखंड टेट में भी 1 बार आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए किसमें था, कहाँ से है? आपके टेक्स्ट बुक से ही है। तो अबर भी प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं? जैक ले रहा है तो टेक्स्ट बुक से आ रहा है। तो टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को देखना नहीं भूलिएगा आप लोग। जो भूल रहे हैं उनको यहाँ पर नुकसान हो सकता है, इसलिए नुकसान न सहे, जुड़ करके जरूर तैयारी कर लें। भारत में कितने वर्ष के नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। कितना हो जाएगा? 18 वर्ष के नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? ठीक है, देखिए आपको बता दे रहे हैं, सबसे पहले आपको बता देते हैं प्रारंभ में जो था कि मतदाता की आयु 21 वर्ष थी, यानी 21 वर्ष के लोग ही वोट में भाग ले सकते थे या चुनाव दे सकते थे, ठीक है, चुनाव कर सकते थे, लेकिन उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। वो किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर 17वें संविधान संशोधन जो ऑप्शन दिया हुआ है, 17वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, 28वें संविधान संशोधन या 19वें संविधान संशोधन, ठीक है। तो इसमें जो किया गया है वो है आपका, देखिए 61वां संविधान संशोधन में यहाँ पर मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है, 61वें संविधान संशोधन। और यह प्रश्न आपको कह रहे हैं कि ये गुजरात आकलन में तो 10 बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब घटाया गया, 10 बार पूछा गया है। और यूपी में जो यहाँ पर सहायक शिक्षकों को भर्ती होती है उसमें यहाँ पर 20 बार पूछा गया है। देख लीजिए कितना बार पूछा गया, इसीलिए इसको हम नहीं लिखते हैं, बहुत ज्यादा बार ये प्रश्न छप रहे हैं। तो आप सभी टेक्स्ट बुक पर प्रश्न को देखिएगा, यहीं से छप रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन जो है कब किया गया था? अब बताना है यहाँ पर, 61वां संविधान संशोधन जो हम बात कर रहे हैं वो कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1988 में, 1987 में, 1985 में, 1986 में, कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन शुरू किया गया था, ठीक है। तो आपका देखिए 61वां संविधान संशोधन जो है वो यहाँ पर शुरू किया गया था आपका 1988 में। कब किया गया था? 1988 में किया गया था। और इसी 1988 से जो 21 वर्ष के मतदाता थे वो अब 18 वर्ष में ही चुनाव में भाग ले सकते हैं, इस समय संशोधन कर दिया था, ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 ईस्वी में हुआ था।
अगला है ईवीएम का पूर्ण रूप है, ईवीएम का पूर्ण रूप है आपको बताना है। ठीक है, देखिए ये अभी झारखंड में जो एग्जाम हो रहा है ना, उसमें सभी में मिला करके आप देखिएगा तो 3 बार आ गया है। और आप अगर यहाँ पर बात करेंगे यूपी की, तो यूपी में 5 बार आया है। और यहाँ पर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में जो सहायक अध्यापकों का मेरिट बनता है उसमें 2 बार आ गया है। ठीक है, तो ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक वोटिंग इलेक्ट्रिक वोटिंग मैकेनिकल, कौन सा चीज इसका सही है? ईवीएम का पूर्ण रूप। तो देखिए आप सभी इसको पर्यावरण अध्ययन में भी पूछा जा रहा है और इसको आपको राजनीति शास्त्र में भी पूछा जा रहा है, समझ गए? तो ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ईवीएम का पूर्ण रूप यहाँ पर है, आप सभी को बताना है कि क्या होगा। यदि आप जानते हैं तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है ईवीएम का पूर्ण नाम। ठीक है, भारत में विधानसभा या लोकसभा चुनाव कराने की जिम्मेवारी किनकी होती है? देखिए विधानसभा या लोकसभा जो चुनाव करवाते हैं, ये चुनाव कराने की जिम्मेवारी समय पर किसको होता है? किसको पता होता है कि अब चुनाव होना चाहिए, आचार संहिता लागू किया जाना चाहिए? ये किनके जिम्मे होते हैं आपको बताना है। ठीक है, ये बिहार में अभी तक ये जो प्रश्न है ये 5 बार पूछा गया है शिक्षक भर्ती के लिए, और यूपी में 5 बार पूछा गया है आपका। और इसी तरह से अगर यहाँ गुजरात की बात कीजिएगा तो गुजरात में भी आपका 3 बार ये प्रश्न आ गया है। ठीक है, और झारखंड में बात कीजिएगा तो झारखंड में अब तक 3 बार प्रश्न आ गया है शिक्षक भर्ती में राजनीति शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है ना, तो भारत में विधानसभा या लोकसभा चुनाव कराने की जिम्मेवारी किनकी होती है? भारत निर्वाचन आयोग की, राज्य निर्वाचन आयोग की, आम चुनाव अधिकारी का, या कोई नहीं? ठीक है, तो देखिए भारत में जो विधानसभा या लोकसभा, ये जो देश स्तरीय जो चुनाव हमारे हो जाते हैं, ठीक है, ये चुनाव जो विधानसभा और लोकसभा का हो जाता है, तो इसमें जो होता है मुख्य जिम्मेवारी जो होती है वो आपका भारत निर्वाचन आयोग का होता है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में घोषणा करती है कि उस राज्य में कब विधानसभा का चुनाव होगा और उस राज्य में कब विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। ठीक है, तो भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिम्मेवारी होता है विधानसभा और लोकसभा चुनाव करवाने का। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, स्थानीय स्तर का चुनाव कराने की जिम्मेवारी किनकी होती है? देखिए स्थानीय स्तर पर चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है? भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, उपायुक्त, या कोई नहीं? अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि स्थानीय स्तर का चुनाव का मतलब क्या हो गया? तो देखिए स्थानीय स्तर का चुनाव का मतलब कि जो राज्य स्तर का चुनाव है। ठीक है, जो राज्य स्तर का चुनाव है, जैसे हमारे यहाँ पर झारखंड में देखेंगे तो होता है किसका? मुखिया का चुनाव होता है ना, और वार्ड परिषद, वार्ड सदस्य, मेयर चुनाव होता है। तो ये स्थानीय स्तर का चुनाव होता है। ठीक है, तो ये स्थानीय स्तर का चुनाव कराने का जिम्मेवारी किसको होता है? तो देखिए ये स्थानीय स्तर के जो चुनाव कराने के लिए मुख्य दावेदार होते हैं वो होते हैं, देखिए राज्य का है इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, कौन इसका करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग का जिम्मेवारी होता है स्थानीय स्तर का चुनाव ना। पंचायत चुनाव हो गया आपका, यहाँ पर वार्ड परिषद, नगरपालिका, इस सब का जो भी चुनाव होता है वो आपका जो है यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग का जिम्मेवारी होता है। राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए घोषणा करती है कि यहाँ पर कब पंचायत चुनाव होंगे और नहीं होंगे, किस तिथि से होंगे। ठीक है, तो राज्य स्तर पर निकाय का जो होता है स्थानीय स्तर पर चुनाव, वो आपका यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग का जिम्मेवारी में होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ? सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ ना? सर्वप्रथम भारत ईवीएम का प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ? देखिए ये बहुत ही लेटेस्ट और ये क्वेश्चन चल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। जीके स्टैटिक्स के अंतर्गत भी ये बहुत बार आ रहा है। और आपका यहाँ पर यूपी में तो आ ही गया है। यूपी में अब तक 3 बार दिखेगा शिक्षक भर्ती में आ चुका है। जो यहाँ पर संविदा शिक्षक भर्ती वहाँ पर चल रहा है वहाँ भी चलती है बहालियाँ इसी तरह की, तो वो 3 बार आ चुका है। उसी तरह से आप गुजरात आकलन में देखिएगा तो ये भी 3 बार पूछा गया है। और यहाँ पर आपका जो बिहार है इसमें 2 बार आपका शिक्षक भर्ती में पूछ दिया गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग भारत के किस राज्य में हुआ था? केरल में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, या किस में हुआ था? तो देखिए सर्वप्रथम ईवीएम का जो प्रयोग किया गया था ना, वो जो आपका क्लियर होगा, उस सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग आपका केरल में किया गया था। कहाँ किया गया था? केरल राज्य में सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट्स बना दिए हैं आपके लिए जो नोट्स परचेज करते हैं। सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग केरल के नॉर्थ पारावूर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में सीमित मतदान केंद्रों पर 1998 में किया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ से आप नोट्स भी देख लीजिएगा। सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग जो है केरल के नॉर्थ पारावीर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में किया गया था और सीमित मतदान केंद्रों पर 1998 में किया गया था, सभी जगहों पर नहीं किया गया था। ठीक है, अगला है
पूरे भारत में किस वर्ष के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। 1998 में केरल के नार्थपुरा वेयर में कुछ सीमित क्षेत्रों में किया गया था, देखा गया था कि सही होता है या नहीं होता, लेकिन पूरे जब यह सही निकला तो इसको पूरे भारत में लागू किया गया। तो अब आपको बताना है कि पूरे भारत में किस वर्ष के चुनाव से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, 1999, 2001, 2004 या 2019, ठीक है, किससे किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि ईवीएम का इस्तेमाल पहले सबसे पहले कहाँ किया, केरल में किया गया, और कब किया गया, तो 1998 के पारावरूप में किया गया, ठीक है। अब उसके बाद जो चुनाव यहाँ पर हुए वो कब हुए आपका, तो यहाँ पर 2004 में हुआ, ठीक है, 2004 में हुआ है ना। तो 2004 के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव उसमें जो है यहाँ पर पूरे भारत में, आपको बता दे रहे पूरे भारत में जो है ईवीएम से ही चुनाव करवाया गया, पूरे भारत में ईवीएम से चुनाव करवाया गया। तो पूरे भारत में ईवीएम से चुनाव शुरू जो है वो 2004 से हो चुका है, 2004 ईस्वी से हुआ है, ठीक है, 2004 ईस्वी से हुआ है। अगला है वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है। देखिए वीवीपैट तो ये अबर बार के चुनाव में ही आए थे, पहले से नहीं था। वीवीपैट अबर से पूरे भारत में जो है आपका जो चुनाव हुआ उसमें लागू कर दिया गया आपका। तो वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है, ठीक है। तो इसका हमने यहाँ पर आंसर ही लिख दिया है आपको, क्योंकि आंसर केवल लिख दिया है, इसको ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं लिखे हमने। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आना अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन होगा आप सभी का, अभी तक ये नहीं आया है लेकिन अब शुरू हो सकता है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है वीवीपैट का फुल फॉर्म, जरूर आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला, सर्वप्रथम वीवीपैट का इस्तेमाल किस राज्य के चुनाव में किया गया। सर्वप्रथम वीवीपैट जो हुआ था उसका इस्तेमाल किस राज्य के चुनाव में किया गया आपको बताना है, ठीक है। नागालैंड, केरल, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश, ठीक है। सर्वप्रथम वीवीपैट का चुनाव कहाँ किया गया, उसके बाद पूरे भारत में लोकसभा चुनाव में आपका किया गया, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर किस में कहा गया, तो नागालैंड में किया गया था, ठीक है। किस में किया गया था, नागालैंड में किया गया था, और 2019 में पूरे भारत में किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले वीवीपैट का इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में किया गया था, देखिए नोट्स बना हुआ है, ठीक है। पूरे भारत में वीवीपैट का इस्तेमाल किस वर्ष के चुनाव से किया जाने लगा, किस वर्ष के चुनाव से किया जाने लगा। चलिए अभी प्रश्न आ ही गया, पूरे भारत में वीवीपैट का इस्तेमाल किस वर्ष के चुनाव से किया जाने लगा, 2004, 2019, 2029 या 2024। तो पूरे भारत में जो वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया है वो अबर बार के ही विधानसभा लोकसभा चुनाव में किया गया है, और वो है आपका 2024 में किया गया है, 2019 में किया गया है ना, 2019 में किया गया है आपका पूरे भारत में। तो इस तरह से वीवीपैट का इस्तेमाल पहली बार 2019 में किया गया, जिसमें उम्मीदवारों की जो यहाँ पर जो चलती थी शंकाएं कि हमने वोट दिया किसी और को, किस लिए किया गया। तो देखिए यहाँ पर मेक है कि जो उम्मीदवार जो यहाँ पर पार्टी होते हैं उनका ये शंका था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बार ये जब जीत होती थी तो लोगों के मन में यही बात चलता था कि हमने यदि दिया है हाथ छाप को वोट, लेकिन वो मशीन में इस प्रकार की सेटिंग थी कि वो चला गया है पंजा छाप में। तो इसी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है कि जब आप वीवीपैट लगा हुआ रहता है तो जब आप चुनाव करते मतदान करते हैं तो एक पर्ची निकलती है, और उस पर्ची में आपको दिखाता है कि आपने किस उम्मीदवार का मत दिया है, कहीं दूसरे में तो नहीं जा रहा है। तो इसी का चेक के लिए आपको ये पर्ची निकलता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपने किस उम्मीदवार को वोट दिया है, वो पर्ची में क्या है। तो ये आपको किससे किया गया है, 2019 से, ठीक है। पारदर्शिता के लिए यह लगाया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है 2019 के लोकसभा चुनाव से पूरे भारत में वीवीपैट का इस्तेमाल शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1902, 1903, 1906 या कोई नहीं। तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई है 1906 ईस्वी में हुई है, और ये प्रश्न भी जो है 501 बार से ज़्यादा बार अभी तक के एग्जाम में पूछा गया है। मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना आप याद रखिएगा 1906 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ, 1924 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1935 ईस्वी या 1900 ईस्वी, ठीक है। तो अब फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन किया गया है वो आपका 1939 ईस्वी में है, और ये भी प्रश्न 101 बार फॉरवर्ड ब्लॉक से आ गया है, ठीक है। तो हम देखिए केवल वैसे प्रश्न दे रहे हैं जो आपको केवल पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, और यहाँ से तो आपको हम बता दे रहे 101% भिड़ेगा ही भिड़ेगा। इसमें आप किसी प्रकार का शंका मत रखिएगा, क्योंकि इतने प्रश्न
भरे हुए, लेकिन हम उस प्रश्न को यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पाठ्यक्रम। तो आपको हम बता देते हैं, चाहे आप जेटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर झारखंड आकलन की तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, या झारखंड सहायक आचार्य की, ये नोट्स आपके लिए रामबाण काम करेगा। रामबाण औषधि के रूप में काम करेगा ना, कि आपको 2-4 नंबर जो कम हो जाता है ना, वो 2-4 नंबर जरूर बढ़ा करके आप आइएगा। सिर्फ इतना को अगर यहाँ पर जुड़ करके आप पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं, तब इसमें रोकने वाला आपको कोई नहीं होता है। तो सारे नोट्स और पीडीएफ यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, ये तो दिवस आपको हम बता दे रहे हैं, ये अब तक के एग्जाम में अब नए सिरे से देखिएगा तो 1001 बार आ गया है, और झारखंड टेट में दोनों बार आ गया है। झारखंड टेट में देखिएगा तो दोनों बार आ गया है ना, और इधर देखिएगा आपका जो अभी हाई स्कूल से शिक्षक भर्ती हुआ है, उसमें ये राजनीति शास्त्र में हर एग्जाम में पूछा गया है, हर एग्जाम में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। इसलिए बहुत ही MVVI है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और देखिए, आपका टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा तरह से इसको बताया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है आपको 25 जनवरी को, यानी गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले आपको जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है, और ये लागू हो गया है। मतदाता दिवस सभी कोई मनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका आया हुआ था। तो इस तरह से यदि आपको पूरे टेक्स्ट बुक पर, पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को यदि पढ़ना है, तो अभी कभी आप जुड़ जाइएगा और यहाँ से नोट्स पीडीएफ ऑनलाइन परचेज करके आप पढ़ सकते हैं और 101% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 101% आपको हमारा यूट्यूब टीम गारंटी देता है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।